भारतीय इतिहास में एक साल ऐसा है जिसके बारे में आज भी बहस होती है। वो साल है 1857। सवाल ये है कि ये जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था, एक विद्रोह था, या फिर ये हमारे देश की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई थी। आज हम इसी ऐतिहासिक सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसने इतिहासकारों को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो बस ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में एक बगावत थी। वहीं दूसरी तरफ इसे पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली जंग माना जाता है। तो सच क्या है? चलिए दोनों नजरियों को समझते हैं। देखिए, शुरुआत से ही इस घटना पर दो बिल्कुल अलग-अलग राय थीं। एक तरफ थे वीरी सावरकर, जिन्होंने इसे गर्व से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया, तो वहीं आरसी मजूमदार जैसे बड़े इतिहासकार का मानना था कि ये न तो पहला था, न ही पूरे राष्ट्र का था और न ही ये आज़ादी की लड़ाई थी। मतलब एक ही घटना और उसे देखने के कितने अलग-अलग चश्मे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर इतने अलग-अलग नाम और मतलब इस घटना से क्यों जुड़े हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये जानना होगा कि वो कौन सी वजहें थी, वो कौन सा गुस्सा था जो सालों से भारतीयों के दिलों में सुलग रहा था और 1857 में एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। सबसे पहली और सबसे गहरी चोट थी आर्थिक चोट। ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसियों ने भारत के व्यापार की कमर ही तोड़कर रख दी थी। सोचिए, हमारा जो कपड़ा पूरी दुनिया में बिकता था, उस पर इतने टैक्स लगा दिए कि हमारे बुनकर, हमारे कारीगर सब बर्बाद हो गए। ये एक तरह की सिस्टमैटिक लूट थी जिसने आम आदमी को गुस्से से भर दिया था। बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात इज्जत और अधिकार पर भी आ गई थी। कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी चालाक नीतियों से एक एक करके कई भारतीय रियासतों को हड़प लिया। जो स्थानीय राजा महाराजा थे, उनसे उनकी जमीनें और हक छीन लिए गए। ऊपर से फारसी हटाकर अंग्रेजी को ऑफिशियल भाषा बना दिया, जिससे लोगों को लगा कि उनकी पहचान ही मिटाई जा रही है। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है। अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा बंद की, विधवा विवाह को कानूनी बनाया। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन उस दौर के बहुत से लोगों को लगा कि ये गोरे लोग उनके धर्म और रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं। और जब ईसाई मिशनरी यहाँ आने लगे तो ये डर और भी पक्का हो गया। और जरा उन सिपाहियों के बारे में सोचिए जिनकी बंदूक के दम पर कंपनी का राज चलता था। वो भी खुश नहीं थे। उनकी चिट्ठियों पर टैक्स लगा दिया गया और सबसे बड़ी बात, उन्हें समंदर पार जाकर लड़ने का हुक्म दिया गया, जो उस जमाने में कई हिंदुओं के लिए धर्म भ्रष्ट करने जैसा था। तो आप देख रहे हैं, गुस्सा हर तरफ हर लेवल पे खौल रहा था। तो माहौल पूरी तरह तैयार था। बारूद का ढेर जमा हो चुका था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के कारतूस के रूप में। साल था 1856। ब्रिटिश आर्मी एक नई एडवांस राइफल लेकर आई, एनफील्ड राइफल। ये पुरानी बंदूकों से कई ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इसके साथ एक ऐसी खतरनाक अफवाह आई जिसने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी। देखिए, असली मसला था इसका कारतूस। इस कारतूस को राइफल में लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता था, और अफवाह ये फैल गई कि इसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब जरा सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों को एक ही पल में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। और यहीं से कहानी में आते हैं मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में इस नौजवान सिपाही ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया और अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। इसके ठीक 10 दिन बाद 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे इस महासंग्राम के पहले शहीद बने। लेकिन मंगल पांडे की शहादत बेकार नहीं गई। उनकी कहानी जंगल की आग की तरह फैली। जो चिंगारी बैरकपुर में भड़की थी, वो अब पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लेने वाली एक धधकती आग बनने वाली थी। असली धमाका हुआ 10 मई को मेरठ छावनी में। वहां के सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया, अपने साथियों को जेल से आजाद कराया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ निकल पड़े। अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंच गए और 12 मई तक मुगलों की राजधानी पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया।
इस एक कदम से ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं रहा, बल्कि इसे एक राजनीतिक पहचान मिल गई। दिल्ली पर कब्जे की खबर ने जैसे पूरे देश में एक नई जान फूंक दी। लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला और अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी। वहीं कानपुर में कमान संभाली नाना साहिब ने। वो मराठा पेशवा के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों से अपनी पेंशन और सम्मान का बदला लेना चाहते थे, तो वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े। और एक नाम ऐसा है जो आज भी हम सबकी जुबान पर है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जब अंग्रेजों ने उनके राज्य को हड़पना चाहा, तो वो मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी कहकर मैदान जंग में उतर गई और बहादुरी की मिसाल बन गई। ये लड़ाई सिर्फ इन 3-4 जगहों तक ही सीमित नहीं थी। बिहार में 80 साल के वीर कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ऐसे न जाने कितने ही नेता थे जिन्होंने अपने अपने इलाकों में बगावत का झंडा बुलंद कर रखा था। इससे पता चलता है कि यह आग कितनी दूर तक फैल चुकी थी। इतनी बहादुरी और कुर्बानियों के बावजूद अंग्रेज अपनी बेहतर फौज और रणनीति के दम पर इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहे। लेकिन इस विद्रोह के खत्म होने से एक नई युग की शुरुआत हुई। चलिए देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकला और ये हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गया। तो सवाल उठता है कि हम हारे क्यों? इसकी एक सबसे बड़ी वजह थी एकता की कमी। जब उत्तर भारत में ये सब हो रहा था, तब देश के कई बड़े हिस्से जैसे दक्षिण भारत और पंजाब या तो शांत रहे या फिर उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। हम सब एक होकर नहीं लड़े। इस विद्रोह का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज, जो अगले 90 सालों तक चला। और विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर का क्या हुआ? आखिरी मुगल बादशाह को बंदी बनाकर रंगून यानी आज के म्यांमार भेज दिया गया। वहीं गुमनामी में उनकी मौत हो गई और उनके साथ ही हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। तो हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। 1857 की ये क्रांति भले ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन क्या ये कहना गलत होगा कि इसी हार ने भविष्य में होने वाली जीत के बीज बो दिए थे? क्या इसी आग ने लोगों में वो चेतना जगाई जिसने 90 साल बाद हमें आज़ादी दिलाई? ये वो सवाल है जो 1857 को आज भी हमारे लिए बेहद जरूरी बना देता है।